नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 34 का वीडियो है जिसे कि आप देख रहे हैं। शुरू करते हैं और इंडियन ज्योग्राफी से आज हमारी शुरुआत होती है। इसमें हम देखने वाले हैं भारत की झीलों के बारे में। भारत में विविधताओं की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी झीलें, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो झीलें जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उन्हीं को हम देख पाएंगे क्योंकि सभी को देखना संभव नहीं। अब इसमें डल लेक से स्टार्ट होता है जो कि कश्मीर का नगीना भी कहा जाता है। कश्मीर जो है वो भारत के मुकुट के समान है, भारत के सिर पर ताज के समान है। नक्शे में भी आप देख सकते हैं सबसे ऊपर। और उसमें ये क्या है, रत्न की तरह से, एक नगीने की तरह से जड़ा हुआ है। तो डल लेक को हम क्या कहते हैं, एक और इसका नाम है ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, क्राउन ऑफ इंडिया भी कहा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट लेक है और बहुत सुंदर भी है। इसके बाद ढेबर लेक है। अब ढेबर लेक जो है इसको जसमंत लेक भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है जसमंत। एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है ये ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसे भी जो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट वाला है पूछा जाता है, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है, इसमें दूसरे नंबर पे है ये। इट इज़ कॉन्सिडर्ड लार्जेस्ट नाउ एज द अपर लेक इन भोपाल, इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया। और इट इज़ ऑलमोस्ट ड्राइड अप ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल। चूँकि ये आर्टिफिशियल है तो आर्टिफिशियल है तो इसके पानी का कोई तय स्रोत नहीं है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। तो ये वर्षा की कमी की वजह से ऑलमोस्ट ड्राइड अप रहती है, मतलब सूखी रहती है। इसके बाद उकाई है जो कि गुजरात की है और ये भी मैन मेड है। तापी रिवर के संयोग से इसको बनाया गया है, मतलब तापी रिवर पर इसको बनाया गया है। नदियों का पानी रोककर झीलें बनाई जाती हैं, जलाशय बनाए जाते हैं, तो कुछ उसी प्रकार से। अगला आप देख रहे हैं गोविंद सागर, और ये जो है इसको बनाया कहाँ गया है, ये भी मैन मेड है। इसे भाखड़ा नांगल डैम पर, मतलब भाखड़ा नांगल डैम के पीछे बनाया गया है। तो ये एक जल भंडारण का काम है, मतलब पूरे पानी को यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। इसकी लोकेशन कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश। लोकेशन जरूर देख लीजिएगा, जो सरल प्रश्न होते हैं ना उसमें सभी लोग सही करते हैं। तो ये इजी लेवल के ही क्वेश्चन में आएगा कि लोकेशन पूछ ली जाए कि ये वाली झील किस राज्य में है। और थोड़ा उलझाना चाहेगा तो नदी का नाम साथ में, या फिर ये मैन मेड है कि नेचुरल झील है, ये सब पूछा जा सकता है। या फिर इसका जो पानी है खारा है कि मीठा है, ये पूछा जा सकता है। किसी भी तरीके से प्रश्न आ सकता है। गोविंद बल्लभ, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इसकी लोकेशन दी हुई है। इट इज़ अ लेक फॉर्म ऑन रिवर रिहंद। ये किस पर बनी हुई है, रिहंद नदी पर बनी हुई है। अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। ये जो रिहंद नदी है ये असल में ट्रिब्यूटरी है, सहयोगी है किसकी, सोन रिवर की, जो कि अमरकंटक के प्लेटू से निकलती है। इसके बाद चिल्का लेक का नंबर आता है। चिल्का लेक जो है ये ओडिशा में है, आप जानते ही हैं। खारे पानी की झील है और ये लैगून प्रकार की झील है, लैगून लेक है, यानी समुद्र के पानी के सहयोग से बनी है। और यहाँ पर श्रिम्प का प्रोडक्शन होता है, झींगा मछली का उत्पादन होता है, उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानी जाती है। अगली आपकी है कोलेरू, और कोलेरू जो है ये एक लार्ज लैगून लेक है, मतलब बहुत बड़े साइज़ की है। इसका आकार कैसा है, बड़ा है, और ये भी लैगून लेक। और ये डेल्टाइक रीजन जो आंध्र प्रदेश का है, नदियों के द्वारा डेल्टा जो ईस्टर्न घाट है वहाँ बनाए जाते हैं, तो ये जो डेल्टाई रीजन है वहाँ पे स्थित है। इसके बाद नंबर आता है पुलिकट का, और पुलिकट लेक जो है ये आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ये भी खारे पानी की है, मतलब इसका भी पानी कैसा है, नमकीन है, और ये भी लैगून लेक है। इसका निर्माण समुद्र में जो बालू की भित्तियाँ होती हैं, बालू की दीवारें खड़ी हो जाती हैं जो कि अस्थायी होती हैं, उसकी वजह से हुआ है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब परतों पर परतें जमने लगती हैं तो एक स्थायी दीवार बन जाती है। तो ये एक तरह से बॉर्डर का काम करती है और पानी उस पार समुद्र में जा नहीं पाता है, तो स्थल पर रुक जाता है और झीलों का निर्माण होता है। तो पुलिकट कुछ उसी प्रकार से। और आप यहाँ देख रहे हैं कि जो श्रीहरिकोटा आइलैंड है वो भी यहीं पर लोकेट करता है, मतलब इसी झील में स्थित है। और सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर यहाँ पे है, तो ये इसरो का एक महत्वपूर्ण अड्डा है। इसके बाद नंबर आता है वेम्बानद का, और वेम्बानद जो है ये केरल में है। इसकी लोकेशन तो आप जानते ही हैं, खारे पानी की ये भी है, लैगून प्रकार की है। और यहाँ पर जो नौकायन प्रतियोगिता है वो सब होती है, मतलब बोटिंग का कॉम्पिटिशन होता है। और भारत का जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है NH47A, वो वेलिंगटन आइलैंड से होकर गुजरता है, ये भी एक खास बात है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ये तो हमने वेम्बानद को देखा। अष्टमुदी, ये नीचे देख रहे हैं आप, ये भी केरल की है, इंपॉर्टेंट लेक है।
रेणुका कहाँ की है? तो ये आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ देखें आप कि इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश की जितनी भी लेक्स हैं उनमें सबसे बड़ी है रेणुका। इसके बाद है रूपकुंड, और रूपकुंड की लोकेशन कहाँ है? तो इसे मिस्टेरिकल कहा जाता है, मतलब ये स्केल्टन लेक कही जाती है। इसके अंदर से नरकंकाल प्राप्त होते हैं। अब किस वजह से मिलते हैं, क्या रहस्य उसका है, कोई नहीं जानता। अलग अलग लोग अटकलें लगाते हैं। लोकेशन कहाँ पे है? तो ये हाई एल्टीट्यूड पे पाई जाती है, ज़्यादा ऊंचाई पे पाई जाती है, और ये ग्लेशियल लेक है। जब ज़्यादा ऊंचाई पे पाई जाएगी तो वहाँ पानी एकदम से लिक्विड स्टेट में रहे ये आवश्यक नहीं है। ज़्यादातर ग्लेशियर ही पाए जाते हैं, जमी हुई अवस्था होती है। तो ये ग्लेशियल लेक है, उत्तराखंड में इसकी लोकेशन है। लोकेशन वाइज कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। मिस्ट्री इसकी गहरी है, लोग अपनी अपनी कहानियाँ बनाते हैं, और पहाड़ी लोक कथा है तो और भी रहस्यमयी। कुछ लोग कहते हैं कि यहीं से होकर स्वर्ग जाने का रास्ता है, और बहुत से लोग इस प्रयास में सुसाइड कर चुके हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, इट लाइज इन द लैप ऑफ त्रिशूल मैसिव एंड इज़ फेमस फॉर हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केल्टन्स फाउंड एट द एज ऑफ द लेक। मतलब हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केल्टन्स, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे कंकाल जो है पाए गए, बड़ी बात होती है। मतलब ये सोचने पर विवश करती है कि इतनी भारी मात्रा में यहाँ पे ये स्केल्टन आए कहाँ से। तो इसके पीछे अलग अलग अटकलें हैं, तो ये रहस्यमयी। इसके बाद तवा रिजर्वायर को आप देख रहे हैं ठीक नीचे, और ये रिजर्वायर है, यानी पानी का भंडारण करके रखा गया है। तो आर्टिफिशियल तो ये होगा ही। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश का है वहाँ पे ये लोकेट करता है, एबव द बैतूल डिस्ट्रिक्ट। एबव ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मतलब इसकी लोकेशन बताई गई है आपको। द रिजर्वायर यहाँ नीचे आप देखें, रिजर्वायर वाज फॉर्म बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ तवा डैम विच बिगान इन 1958 एंड वाज कंप्लीटेड इन 1978। ये तवा डैम के सहयोग से बना हुआ है। तो डैम से रिजर्वायर जुड़े रहते हैं, ये आप जानते ही हैं। इसके बाद अष्टमुदी लेक है। अष्टमुदी को देख लीजिए, ये कयाल भी कही जाती है, कयाल प्रकार की झील है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और ये केरला है, मतलब स्टेट वाइज देखा जाए तो केरल है। और इट इज़ द मोस्ट विजिटेड बैक वाटर लेक इन द स्टेट। ये बहुत ज़्यादा दर्शनीय है, लोग देखने आते हैं। तो देखने के लिए तो ये झीलें सभी दर्शनीय हैं। और ये बैक वाटर लेक है जो कि स्थलखंड पे बनी हुई है समुद्र के पानी के सहयोग से। इसके बाद है भीमताल लेक। भीमताल लेक जो है ये नैनीताल में है, इसकी लोकेशन है उत्तराखंड में। और इट हैज़ मॉनेस्ट्री डैम, माफ़ कीजिए, मिशनरी डैम बिल्ट इन 1883 क्रिएटिंग द स्टोरेज फैसिलिटी। मतलब यहाँ पे क्या होता है, भीमताल लेक जो है, यहाँ डैम बनाया गया था 1883, यानी अंग्रेज़ों का ये समय था। और इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन कुमायूं रीजन। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, वैसे तो यहाँ बता दिया गया कि उत्तराखंड, लेकिन कुमायूं रीजन जो उत्तराखंड का है वहाँ पे ये स्थित है। और नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ये पूरा जो जिला है इसे लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो कि भीमताल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड राज्य के बारे में भी आपको बताती हैं। इसके बाद पैगांग सो है। तो सो का मतलब खुद ही पानी का स्रोत या लेक होता है, मतलब झील जहाँ पे पानी का भंडारण होता हो उसको सो कहा जाता है। यहाँ देखिए टी साइलेंट रहेगा, जैसे सुनामी में टी साइलेंट होता है। और इज़ अ 135 किलोमीटर लॉन्ग बूमरैंग शेप। बूमरैंग आपने देखा है, कुछ इस तरीके का होता है, और उसे घुमाकर फेंका जाता है तो वो अपने दुश्मनों को मारता हुआ फिर वापस लौट आता है आपके हाथ में, और अगर पकड़ने का ढंग नहीं है तो आपको भी चोट पहुँचाएगा। तो बूमरैंग शेप की ये है लेक, और लैंड लॉक्ड है और ब्रैकिश है, मतलब इसका पानी कैसा है, खारा है। सिचुएटेड एट हाइट ऑफ 14,000 फीट, इसकी ऊंचाई आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पे ये है, लद्दाख में है। विथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक, LAC। ये LAC जो है ये बिटवीन इंडिया एंड चाइना है, पासिंग थ्रू। अब इस झील की खास बात क्या है कि इसका 45 किलोमीटर लॉन्ग जो वेस्टर्न पार्ट है, मतलब इतना लंबा जो इसका पश्चिमी हिस्सा है, वो भारत के कंट्रोल में आता है, भारत के एकदम एक्चुअल कंट्रोल में आता है। और जो रेस्ट पार्ट इसका है, मतलब वाइल द रेस्ट इज अंडर PRC, जो बाकी पार्ट है वो किस में आता है, PRC में आता है। और इस वजह से जब बॉर्डर डिस्प्यूट होता है तो इसमें ये झगड़े की वजह बन जाता है। बॉर्डर डिस्प्यूट किन दो कंट्रीज़ के बीच में होगा, तो चाइना और इंडिया के बीच में। तो पैगांग सो रणनीतिक लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे हमने देखा। इसके बाद वुलर लेक है, और वुलर जो है आप जानते ही हैं कि ऑक्सबो लेक कही जाती है, झेलम रिवर पर ये बनी हुई है, मतलब जम्मू कश्मीर इसकी लोकेशन है। तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो इसी पर सिचुएटेड मतलब लोकेट करता है। तुलबुल प्रोजेक्ट किस पर बनाया गया है, ये वुलर लेक पर बनाया गया है। और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, खारे पानी की नहीं है, मीठे पानी की, ताजे पानी की झील है, और ये सबसे बड़ी है भारत में। तो यहाँ तक हमने झीलों के बारे में कुछ परिचय प्राप्त किया है। अब थोड़ा सा फिजिक्स को देख लेते हैं। साइंस में इस समय हम फिजिक्स को देख रहे थे, इसी क्रम में हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी देखेंगे। तो फिजिक्स की एक ब्रांच है ऑप्टिक्स, जिसमें कि हम प्रकाश की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं। लाइट वो ऊर्जा है जिसके माध्यम से या जिसके सहयोग से हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर ये न रहे तो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ेंगी।
तो लाइट है क्या, इसको हम डिफाइन करेंगे तो एनर्जी है, सीधी बात है, ये कोई मैटर तो है नहीं, ये क्या है, एनर्जी का ही एक रूप है। तो वही बताया गया कि लाइट इज एन एक्सटर्नल कॉज ड्यू टू विच एनी ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल फॉर ह्यूमन आई। और सिर्फ ह्यूमन आईज ही नहीं, बाकी जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी यही बात लागू होती है। ये ठीक है कि कुछ जंतु जो है वो अंधेरे में देखने में सक्षम होते हैं, लेकिन प्रकाश ये सभी की आवश्यकता है। तो इसलिए इसमें आप देखें डिफिनीशन के हिसाब से लाइट इज एन यहाँ देख रहे हैं आप, लाइट इज एन एक्सटर्नल कॉज ड्यू टू विच एनी ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल फॉर ह्यूमन आइज। फॉर द इल्यूमिनेशन और विजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइट इंसिडेंट ऑन इट अप टू 1/6 सेकेंड, ठीक, मतलब जो सेकेंड का 1/6वां हिस्सा होता है वहाँ तक। एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कम टू आई एंड ऑब्जेक्ट इज सीन, मतलब इतने समय तक अगर प्रकाश जो है वो हमारी आंखों पर पड़ता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो चीज़ों को देखने में हमें सक्षम बनाता है, लेकिन इससे कम समय अगर रहेगा तो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, असल में ये ऊर्जा है, एनर्जी है, तो किस प्रकार की है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है विद इन अ सेंट्रल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और इट इज़ विजिबल इन इट सेल्फ बट हेल्प इन, यहाँ आप देख रहे हैं, माफ कीजिए, इट इज़ इनविजिबल इन इट सेल्फ, ये खुद क्या है, अदृश्य होता है, चीज़ों को देखने में हमें सपोर्ट करता है, लेकिन ये खुद इनविजिबल है और ये विजिबिलिटी में हेल्प करता है, मतलब जो मैटर है वो इसी की सहायता से विजिबल हो पाता है। वी कैन ओनली सी लाइट इन ट्रांसफॉर्म मीडियम, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ जो ट्रांसफॉर्म मीडियम है उसी में हम लाइट को देख सकते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ द हाईएस्ट इन वैक्यूम, जब कोई मीडियम नहीं होता है, चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का है, इसका जो नेचर है वो कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेज या जो रेज होती हैं या रेडिएशन होता है, जब कोई माध्यम बीच में आता है तो उनकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है, ये बिना माध्यम के अपने स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम होते हैं, और इसी वजह से निर्वात में यानी जो वैक्यूम होता है वहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का मतलब ये है कि 3 के आगे आप 8 जीरो लगा लीजिए, और जितनी बड़ी डिजिट तैयार होगी उसको आप देखिए कि उतने मीटर 1 सेकेंड में ये ट्रेवल कर लेता है, यानी कितनी तेज रफ्तार है। और बीच में अगर कोई भी मीडियम आएगा, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैसियस मीडियम हो, तो उसमें इसकी स्पीड स्लो पड़ जाएगी। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट वाज फर्स्ट कैलकुलेटेड बाय रीमर, रीमर के द्वारा इसको पहली बार, रोमर या रीमर इन्हें कहा जाता है, तो ये साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा इसे कैलकुलेट किया गया था, इन्होंने इसे डेरिवेशन करके इसका कैलकुलेशन किया था। सनलाइट रिचेज द अर्थ इन 8 मिनट एंड 20 सेकेंड। अब सोलर लाइट क्या है, वो भी तो रेडिएशन ही है, सूर्य हमारा एक नाभिकीय भट्टी की तरह से काम करता है, उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस चल रहा होता है, और वहाँ से जो रेडिएशन रिलीज होता है, चूंकि नाभिक जुड़ते हैं तो एक बड़ा नाभिक तो बन जाता है, लेकिन सारा जो मास है वो काम नहीं आता है, तो जो मास डिके होता है उसके परिणाम स्वरूप वहाँ से अल्फा बीटा गामा, मतलब जो रेडिएशन है, रेज है, वहाँ से रिलीज होती है, तो उन्हें अर्थ तक पहुँचने में इतना समय लग जाता है, जबकि वो बहुत तेज रफ्तार में यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, तब भी उन्हें 8 मिनट और 20 सेकेंड का टाइम लगता है। और इट्स वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 3900 एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम जो है वो वेवलेंथ को नापने या लंबाई को नापने की बहुत छोटी इकाई है, क्योंकि वेवलेंथ छोटी ही होती है इसलिए उसको एंगस्ट्राम में मीज़र करते हैं, और इसकी कोटि क्या होती है, 10⁻⁻10 मीटर की होती है। अगर आप इसे कन्वर्ट करें तो एक एंगस्ट्राम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। अब इसे 10⁻10 देखकर खुश नहीं होना है, ये इतना छोटा है, इसका मतलब है 1/10⁻10, इसका मतलब ये हुआ कि 10 का आपस में 10 बार गुणा करके आप 1 में भाग देंगे, जो छोटी सी संख्या प्राप्त होगी उतना, तो ये काफ़ी छोटा है। तो एंगस्ट्राम में इसको मीज़र कर रहे हैं, 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम, इसके बीच में इसकी रेंज जो है वो पाई जाती है। अबाउट 4 यहाँ आप देखें 4 × 10⁻⁻7 टू 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर, इसे कन्वर्ट किया गया है मीटर में, तो एंगस्ट्राम और मीटर में दोनों में आपको बनाकर दिखाया गया, क्योंकि प्रश्न कभी कभी मीटर में देकर पूछा जाता है। एंगस्ट्राम वाला रिवाज जो है वो पुराना हो गया है, तो आजकल आयोग नए एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसमें मीटर में देके या नैनोमीटर में देके आपको कंफ्यूज करेगा, तो आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखें ये स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है डिफरेंट मीडियम्स में, अलग अलग माध्यमों में लाइट की स्पीड क्या होती है, तो आपने वैक्यूम में तो देख ही लिया है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो जितनी भी स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है ये सब मीटर पर सेकेंड में, तो वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸, ये मैक्सिमम होती है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जैसे लिक्विड स्टेट है, मैटर की लिक्विड स्टेट है, जैसे वाटर है, तो वाटर में 2.25 × 10⁸ होती है, कम हो गई अपेक्षाकृत।
ग्लास में और कम हो जाएगी क्योंकि वो डेंस मीडियम है, तो उसमें 2 इंटू 10⁸। अब जितना ज़्यादा सघन माध्यम होगा, जितना ज़्यादा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, अपवर्तनांक होगा, उतना ही वहाँ पे प्रकाश को चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए डायमंड में ये सबसे कम हो जाता है। कितना होता है? 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं, ये एकदम से आकर कम हो गया। बाकी नायलॉन में होती है 1.96 इंटू 10⁸, और आयल ऑफ तारपीन का जो तेल होता है उसके अंदर कितनी होती है? 2.04 इंटू 10⁸। आप जानते हैं कि जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जो स्टेट होती है उसमें अणु पास पास होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल हैं, एटम हैं, वो सटे हुए होते हैं, उनमें डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रकाश को चलना या किसी भी रेज को चलना मुश्किल हो जाएगा, तो उसमें उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तुलनात्मक रूप से द्रव में थोड़ी ज़्यादा होगी, और गैसियस स्टेट में सबसे ज़्यादा तेज वेलोसिटी के साथ ये ट्रेवल करेगा, क्योंकि गैसों में जो अणु हैं वो दूर दूर होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं। रॉक सॉल्ट में ये कितनी होती है? तो चूंकि ये ठोस माध्यम है तो इसमें 1.96 इंटू 10⁸, लेकिन सबसे कम किस में होती है? हीरे में, ब्रह्मांड का अभी तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स हमने देखा, तो लेकिन यहाँ पर उसे और एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कि इसमें कैसा नेचर लाइट का होता है। तो चित्र के साथ है, चित्र पहले इधर रख लेते हैं, और ये आप देख रहे हैं इस साइड में बना हुआ है। द ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, प्रकाश की प्रवृत्ति क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी ही होती हैं, वो सीधी रेखा में चलती हैं। और इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, बल्कि और अच्छे से ये वैक्यूम में चलती है। और आप जानते हैं कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगे, उनको चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। यही रीज़न होता है कि चूँकि हमारा जो मून है, चंद्रमा है, उस पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई मीडियम मिल नहीं पाता, तो अगर आपके सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है तो आप सुन नहीं पाएंगे, उसके लिए कोई खास डिवाइस आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सीधे सीधे जैसे हम अर्थ पे बोलते हैं, वार्तालाप करते हैं, वैसे वहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं। तो कुल मिलाकर साउंड वेव जो है वो ऐसा नहीं कर पाती है, क्योंकि उनको मीडियम की आवश्यकता होती है। लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडिएशन है, तो इस वजह से ये वैक्यूम में भी आराम से सफ़र करता है, तेज रफ्तार में। तो लाइट के पास डुअल नेचर होता है, ये कभी कभी हमें कंफ्यूज करती है, दोहरी प्रवृत्ति इसके अंदर पाई जाती है। पहला जो नेचर है वो पार्टिकल की तरह से होता है, कभी कभी ये कण के समान बर्ताव करती है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर पार्टिकल्स हैं। और कभी कभी इसका वेव नेचर होता है, ये तरंग की तरह से बर्ताव करती है। तो जो पार्टिकल नेचर है उसमें क्या है कि बिहेव इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, ऊर्जा के बंडल, फोटान। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है उसमें आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और उसके बाद वेव नेचर जो है इसमें ये वेव की तरह से बर्ताव करती है। तो एबव चार्ट शोज, ये चार्ट जो है इसके बारे में कहा जा रहा है कि शोज दैट लाइट स्पीड डिफर इन डिफरेंट मीडियम। जिस माध्यम से इसको गुजारा जाता है वैसा ही इसका बिहेवियर होता है। तो यहाँ पार्टिकल नेचर और वेवी नेचर दोनों देख रहे हैं। पार्टिकल की तरह से ये देख रहे हैं आपकी पार्टिकल प्रोड्यूस स्ट्रेट शैडो, ये जो लाइट सोर्स है इसके सामने ये स्ट्रेट शैडो बनाते हैं, यानी छाया बनाते हैं। और वेव्स बेंट इनटू शैडो, ये क्या है? मुड़ जाती है। तो बीच में एक बैरियर लगा के यहाँ चेक किया गया है, दोनों ही चीज़ों में, यानी दोनों ही कंडीशन में। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पीछे चर्चा हुई थी। हमने ये देखा कि जिस पदार्थ का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, लाइट को ट्रेवल करना या किसी भी वेव को वहाँ से ट्रेवल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि हीरे में हुआ था। तो लाइट स्पीड इज लेस इन अ मीडियम विथ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी वजह से हीरे में ये सबसे कम हो गई थी, क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो हाईएस्ट था। और इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज म्यू, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का है उसको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से दिखाते हैं। म्यू क्या है? तो ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं ना, ABCD आप पढ़ते हैं, उसमें भी कैपिटल और स्मॉल होता है। तो वैसे ही ग्रीक लैंग्वेज जो है उसमें भी अल्फ़ाबेट होते हैं, मतलब पूरी उनकी वर्णमाला है। उसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, जीटा, ईटा और थीटा, इस तरह से बहुत सारे जो लेटर हैं वो पाए जाते हैं। तो उनका भी कैपिटल और स्मॉल फार्म होता है। फिलहाल ये म्यू जो है वो उसी में से एक। तो म्यू से हम डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जो कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है। और लाइट की स्पीड को हम व्यक्त करते हैं यू से। और सी इन दैट मीडियम, यहाँ आप देख रहे हैं ये सी से डिनोट किया गया है। सी और यू दो चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। लाइट स्पीड इज़ यू एंड सी इन द मीडियम एंड वैक्यूम रिस्पेक्टिवली। यानी मीडियम में अगर लाइट की स्पीड हम मेज़र करेंगे तो उसको यू से दर्शाएंगे, और अगर वैक्यूम में दर्शाएंगे तो सी से डिनोट करेंगे। मतलब अगर वैक्यूम वाली लाइट की स्पीड हम 3 × 10⁸ रख रहे हैं तो उसको हम सी से डिनोट करेंगे। तो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों स्पीड ऑफ लाइट है। बाकी म्यू आप जानते ही हैं कि ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और चूंकि इसमें दोनों ही क्या है, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, C/U, यही इसका फार्मूला है। दोनों ही वेलोसिटी है या स्पीड है, तो दोनों की जो यूनिट होगी वो सेम होगी, मीटर पर सेकेंड।
तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड नीचे ऊपर क्या हुआ, कैंसिल हो गया, खत्म हुआ, यानी यूनिट इसकी होती नहीं है। अपवर्तनांक की कोई यूनिट नहीं होती है, ये विमा विहीन या मात्रक विहीन राशि। तो इस तरीके से आपने देखा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद यहाँ नीचे देखें कुछ और पॉइंट बने हुए हैं। दस द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू इट्स वेलोसिटी इन अ स्पेसिफाइड मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ये डिफिनीशन है। और सिंस द लाइट स्पीड इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, सबसे ज़्यादा किस में होती है, वैक्यूम में होती है। वैक्यूम में जो इसकी रफ्तार है वो सबसे ज़्यादा होती है। सो द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज मोर देन 1 इन रिलेशन टू वैक्यूम। ये हमेशा क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा, ये ध्यान दीजिएगा। कभी कभी स्टेटमेंट देकर पूछा जाता है तो उसमें दे देगा और कहेगा कि वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1। तो आपको इसमें से चुनना किसको होगा, मोर देन 1 रिलेशन टू वैक्यूम। इसके बाद अगला जो फैक्ट है वो आपको बता रहा है कि सिंस द लाइट स्पीड इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, ये तो हमने देख लिया है, ये वाला हमने देख लिया है, ये नीचे वाला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी, इसी को ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये है तो डेंसिटी ही, सब कुछ यहाँ डेंसिटी पर निर्भर करता है। अगर कणों के बीच की दूरी कम होगी, बहुत कम होगी, तो उसमें से किसी भी चीज़ को पास करना बड़ा मुश्किल होगा, और यही बात हम यहाँ कर रहे थे। तो ये टोटल है डेंसिटी, उसका जो असली रूप है उसमें हम इसे पुकारते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। तो दोनों एक ही है, किसी भी नाम से दे, आपको इसमें भ्रमित नहीं होना है। मिनिमम द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मटेरियल, मैक्सिमम इज इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। वही बताया गया जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ था कि ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ही ज़्यादा होगी, अगर वो मैक्सिमम है, मतलब किसी भी पदार्थ के लिए अगर ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम है तो उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मिनिमम हो जाएगा। और स्पीड ऑफ लाइट अगर मैक्सिमम होगा तो वहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी होगी ही नहीं, यानी माध्यम ही नहीं होगा, अर्थात वैक्यूम। इसके बाद नंबर आता है अगली डिफिनीशन का, जो कि है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि मिरर क्या होता है डिफिनीशन के हिसाब से। बाकी डिटेल कॉन्सेप्ट भी हम चर्चा करते रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही मॉड्यूल में सारे जो आपके डाउट है वो क्लियर हो जाए, इसीलिए एक सीक्वेंस में इसको सीरीज की तरह से देखते रहिए। तो रिफ्लेक्शन जो है इसकी परिभाषा पहले देखिए। व्हेन अ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस, कैसा सरफेस है, स्मूथ है, मुलायम है, उसमें कोई खुरदुरापन नहीं है, और पॉलिश किया हुआ है। तो पॉलिश किया हुआ सरफेस वैसे भी चिकना होता है, चमकीला होता है। देन इट अंडरगोज, यानी कम बैक ऑलमोस्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो होगा क्या कि प्रकाश इस पर पड़ेगा और इससे होकर पार नहीं जाएगा, बल्कि इससे परावर्तित हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वापस लौट जाएगा, मतलब दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो सच इंसिडेंस ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यही जो प्रकाश की प्रवृत्ति है, ये जो प्रकाश का परावर्तन है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन आप देख रहे थे। मैटर्स विथ पॉलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेस, यहाँ देखें आप, इसे साफ कर लेते हैं। देखिए, शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट दैन द रफ सरफेस ऑफ द मैटर। कोई अगर खुरदुरा सरफेस है, मतलब उस पर उबड़ खाबड़ सतह उसकी है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन कम होगा या नहीं के बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं होगा, लेकिन उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाएगी। और कोई चिकना पॉलिश युक्त सरफेस है तो वहाँ ये सबसे ज़्यादा होगा। सिल्वर इज़ द बेटर रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर क्या है, ये बेटर रिफ्लेक्टर है लाइट का, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश को लौटा सकता है। इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर लाइज इन द सेम प्लेन, मतलब सभी जो है वो एक ही समतल पर आते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल। दोनों क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। और दोनों बराबर होंगे तो इसमें से एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम, माफ कीजिए, इंसिडेंस को हम आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। ये हमने देखा। तो रिफ्लेक्शन की जो छोटी सी डिफिनीशन थी, जितनी आपकी काम की थी, वो यहाँ दी गई। अब प्रश्न ये उठता है कि मिरर क्या होते हैं, क्योंकि वो भी इसी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ नीचे आप डिफिनीशन पहले देख लीजिए। यहाँ आप देखें, अ स्मूथ वेल पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द मिरर। और मिरर जो है ये कैसे होते हैं, वेल पॉलिश्ड होते हैं। जितनी अच्छी तरीके से पॉलिश किया जाएगा, उसकी परावर्तन क्षमता यानी उसकी जो रिफ्लेक्शन पावर है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मिरर के पास ये क्षमता होती है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्लेन होता है, और प्लेन मिरर की भी दो वेराइटी दी हुई है। फिलहाल यहाँ वेराइटी नहीं, इसकी डिफिनीशन दी हुई है। अ मिरर दैट रिफ्लेक्टिव, यहाँ देखें, दैट रिफ्लेक्टिव सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। इसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो कैसा होता है, समतल होता है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया प्लेन मिरर। अ प्लेन मिरर इज अ थिन फ्लैट एंड स्मूथ शीट ऑफ ग्लास विथ अ शाइनिंग लेयर ऑफ सिल्वर ऑन वन साइड। इसकी जो एक परत होती है, एक साइड होता है, मतलब एक पक्ष होता है, उस पर सिल्वर का पेंट किया हुआ होता है, तो वो शाइनिंग सरफेस का काम करता है। बाकी इस पर प्रकाश पड़ता है और परावर्तित होकर वापस लौट आता है। तो ये थिन फ्लैट और स्मूथ शीट ऑफ ग्लास होती है।
और मिरर यूज टू सी, इस तरह का जो मिरर होता है वो अपना चेहरा देखने के लिए काम में आता है। अगर आपको अपनी शक्ल देखनी है तो प्लेन मिरर का इस्तेमाल करिए, बेहतर शक्ल दिखाई देगी। इसके साथ कुछ और कॉन्सेप्ट है इसके। तो आवर फेस इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इट कैन ओनली बी ऑब्जर्व इन द मिरर। मतलब आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि कोई मिरर प्लेन है या नहीं, स्क्रीन पर आप उसकी इमेज को नहीं ले सकते हैं। मतलब आप उसमें अपना मुंह देख रहे हैं तो वो आपको मिरर में दिखाई तो देगा, आप अपना चेहरा देख पाएंगे, लेकिन आप चाहें कि उसकी पिक ले लें या उसको कहीं आप उतार लें, स्क्रीन पर उतार लें, तो ये संभव नहीं। और अगर ऐसा संभव हो रहा है तो वो मिरर जो है वो प्लेन नहीं है। सो द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। जो इमेज हम स्क्रीन पर उतार नहीं सकते, स्क्रीन पर उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी जो इमेज है उसको हम क्या कहेंगे? वर्चुअल कहेंगे, जो कि असल में नहीं है, सिर्फ दिखाई दे रही है, भ्रम है। और सच एन इमेज इज आल्सो नोन एज इमेजिनरी और अनरियल इमेज। वही बात है, वर्चुअल इमेज या फिर इसे आप इमेजिनरी इमेज कह सकते हैं या अनरियल इमेज कह सकते हैं। द साइज ऑफ इमेज फॉर्म इन द मिरर इज जस्ट इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई प्लेन मिरर है तो उसमें जो इमेज आप देख रहे हैं वो असल में ऑब्जेक्ट की ही आकार प्रकार की होगी, उससे न तो कम होगी न उससे ज़्यादा होगी, मतलब उसी के आकार की बनेगी। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एट, यहाँ देख रहे हैं, एट अपोजिट साइड्स। द इमेज इज लिटरली, माफ कीजिए, लिटरली इन्वर्टेड मिरर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ अ पर्सन इज रिफ्लेक्टेड इन अ प्लेन मिरर, द इमेज ऑफ इट्स राइट हैंड अपीयर टू बी लेफ्ट हैंड, अपीयर टू बी द लेफ्ट हैंड ऑफ द इमेज। कहने का मतलब यह है कि जो राइट हैंड, उसका राइट हैंड पोर्शन होगा, यानी दाहिनी तरफ का हिस्सा होगा, उसकी जो इमेज बनेगी वो बाईं तरफ बनेगी और बाईं वाली जो इमेज है वो दाहिनी तरफ बनेगी, यानी उल्टा प्रतिबिंब। तो मिरर इमेज में होता भी यही है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमने यहाँ तक जो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है उसे देखा। अभी स्पेरिकल मिरर जो है वो देखना शेष है, जिसे कि हम अगले एपिसोड में देखेंगे जब हम साइंस पढ़ रहे होंगे। अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ नंबर दिए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ एक कंप्लीट आपको पूरा वन स्टॉप डेस्टिनेशन मिलता है और एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ आपको तैयारी करवाई जाती है। सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं और परीक्षा के लिए आप संपूर्ण रूप से तैयार हो पाएंगे। तो इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।